दोस्तों आज हम द पेपर मेनेजरी को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने द पेपर मेनेजरी का पहला पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमने देखा था कि जैक अब बड़ा हो गया है, हाई स्कूल में जाने लगा है और उसकी माँ हॉस्पिटल के बेड के ऊपर लेटी हुई है। सालों से माँ तकलीफ़ में थी लेकिन वो डॉक्टर को दिखाने के लिए नहीं गई। वो हमेशा ये बोलती रहती थी कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो ठीक हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है डॉक्टर की। लेकिन फिर अचानक से जब बहुत तबीयत ख़राब हो गई, माँ को ले जाने के लिए एम्बुलेंस को बुलाना पड़ा। तब हॉस्पिटल में जाके पता लगा कि माँ को कैंसर हुआ है और माँ के पूरे जिस्म में कैंसर फैल चुका है और अब सर्जरी करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, पूरी बॉडी में फैल गया है कैंसर। हालांकि मैं उस हॉस्पिटल के कमरे में था ज़रूर, लेकिन मेरा माइंड वहाँ पे नहीं था। मैं सोच रहा था कि यार ऑन कैंपस रिक्रूटिंग सीज़न चल रहा है और मेरा माइंड वहाँ पे था कि रिज्यूमे सेंड करना है, ट्रांसक्रिप्ट्स को देना है और जो इंटरव्यू होने वाला है वहाँ पे मेरा दिमाग लगा हुआ था। समझ में आ रहा है, जॉब के लिए ऑन कैंपस रिक्रूटिंग सीज़न चल रहा होता है तो वहाँ पर मेरा फोकस था। हॉस्पिटल में जो माँ लेटी हुई है उसके ऊपर मेरा कोई ध्यान नहीं था। हॉस्पिटल में मौजूद ज़रूर था लेकिन ध्यान ऑन कैंपस रिक्रूटिंग पे लगा हुआ था, जॉब पे लगा हुआ था। मैं सोच रहा था कि कैसे मैं कॉरपोरेट रिक्रूटर से अच्छे से झूठ बोलूं ताकि वो लोग मुझे ऑफ़र करें जॉब, मुझे जॉब दे दें। मेरे समझ में आ रहा था कि मेरी माँ मर रही है, डेथ बेड पे लेटी हुई है, थोड़े टाइम बाद मर जाएगी। और उस टाइम मैं अपनी नौकरी के बारे में सोच रहा हूँ। ये बहुत गलत था, बहुत भयानक था, लेकिन क्या करूँ, उस सोच से मेरी फीलिंग तो नहीं बदलेगी। मतलब जैक ये कहना चाह रहा है कि मुझे पता है कि मुझे अपनी माँ के बारे में सोचना चाहिए, मुझे वहाँ पे रहना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, इमोशनल होना चाहिए, जॉब वगैरह के बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन वो अंदर से फीलिंग ही नहीं आ रही थी। दिमाग मेरा जॉब पे लगा हुआ था, तो मैं क्या करूँ। माँ होश में ही थी। डैड ने अपने हाथों से माँ के लेफ्ट हैंड को पकड़ा और डैड माँ का माथा चूमने के लिए झुके। डैड भी बहुत कमज़ोर और बूढ़े दिखाई दे रहे थे और डैड को यूं बूढ़ा और कमज़ोर देखकर मैं भी चौंक गया। और तब मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे डैड के बारे में भी बहुत थोड़ा सा ही पता है। जितना थोड़ा मुझे माँ के बारे में पता था उतना ही थोड़ा मुझे डैड के बारे में भी पता था। मतलब मैं ये सोचता था कि डैड भी मेरी तरह मॉम को पसंद नहीं करते, लेकिन जब डैड को इतना कमज़ोर, इतना बूढ़ा होते हुए देखा, इतना परेशान होते हुए देखा माँ के लिए, उनका हाथ पकड़ रहे हैं, उसको चूम रहे हैं, तब मुझे समझ में आया कि डैड वाकई में माँ से प्यार करते हैं। और जो मैं सोच रहा था कि डैड माँ से प्यार नहीं करते, वैसा बिल्कुल नहीं है। तो मैं डैड को भी नहीं जानता, माँ को भी नहीं जानता। माँ ने डैड से मुस्कुरा के कहा कि मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, और फिर मेरी तरफ मुड़ी। अभी भी माँ मुस्कुरा रही थी और उसने मुझसे कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें वापस स्कूल जाना है। माँ की आवाज़ बहुत ही कमज़ोर थी और हॉस्पिटल में रखी आवाज़ करती मशीनों के बीच बहुत मुश्किल हो रहा था उसको सुन पाना। माँ ने मुझसे कहा कि तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ, मेरी तबीयत ही तो ख़राब है, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है बेटा, तुम जाओ अपने स्कूल में अच्छे से परफॉर्म करो। मैं माँ के पास में हाथ छूने के लिए गया। मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसके हाथ छूने चाहिए। हॉस्पिटल में माँ के सामने हूँ तो कम से कम उसका हाथ तो छू लूँ, इतना तो करना चाहिए मुझे। मतलब मैंने उसका हाथ फॉर्मेलिटी के लिए छुआ। मुझे लगा कि मुझे माँ का हाथ छूना चाहिए, बस इसलिए मैंने छुआ, फॉर्मेलिटी के लिए। बाकी कोई फीलिंग नहीं थी। ऐसा नहीं था कि अंदर से फीलिंग आ रही हो कि उसका हाथ छूऊं मैं जाके। और अब मुझे सुकून मिल गया था, छुटकारा मिल गया था। मैं तो वापस कैलिफोर्निया जाने के बारे में सोच रहा था। माँ ने डैड के कान में कुछ खुसफुसाया, कुछ बोली वो। उसके बाद डैड ने सर हिलाया और रूम से बाहर चले गए। माँ ने मुझसे कहा, जैक। इतना कहकर वो खांसने लगी और थोड़ी देर तक माँ कुछ नहीं बोल पाई। फिर माँ ने कहा कि अगर मैं जिंदा नहीं रह पाई ना बेटा, तो फिर ज़्यादा परेशान ना होना, अपनी सेहत ना बिगाड़ लेना, अपनी ज़िंदगी पर फोकस करना। बस उस बॉक्स को अपने साथ में रखना जिसमें पेपर मेनेजरी है, और हर साल किंगिंग पर उस बॉक्स को निकालना और मेरे बारे में सोचना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ में रहूंगी। दोस्तों, किंगिंग फेस्टिवल चाइना में होता है और इस दिन ना मरे हुए लोगों को याद किया जाता है। तो जैक की माँ बोलती है कि तुम उस पेपर मेनेजरी वाले बॉक्स को अपने साथ में रखना और किंगिंग पर हर साल निकालना, उसको निकाल के मुझे याद करना, मैं तुम्हारे साथ में ही रहूंगी हमेशा। जब मैं बहुत छोटा था तो माँ किंगिंग पर हर साल एक लेटर को लिखा करती थी अपने मरे हुए माँ बाप के लिए, जो कि चाइना में थे। पूरे साल अमेरिका में जो कुछ भी होता था, अच्छा अच्छा जो भी गुड न्यूज़ होती थी, वो सब माँ उस लेटर में लिखा करती थी अपने डेड पेरेंट्स के लिए। और फिर माँ उस लेटर को ज़ोर ज़ोर से पढ़ के मुझे भी सुनाती थी। और मैं अगर कुछ बोलता था, कोई कमेंट करता था, तो माँ उस कमेंट को भी उस लेटर में लिख दिया करती थी। इसके बाद माँ उस लेटर को फोल्ड करती थी, एक पेपर क्रेन बनाती थी। पेपर क्रेन देखो कुछ ऐसा होता है। और लेटर को फोल्ड करके पेपर क्रेन बनाती थी और फिर आसमान में छोड़ दिया करती थी, वेस्ट की डायरेक्शन में। हम उस लेटर को पैसिफिक की तरफ जाते हुए देखते थे, जो कि चाइना की ओर है।
ठीक है, सच में लेटर को नहीं भेजा जाता था, सिर्फ एक बिलीफ था कि अगर हम किंग मिंग पर अपने लेटर को लिख के भेजें तो वो बात मरे हुए इंसान तक पहुंच जाती है। तो माँ भी ऐसे ही करती थी, हवा में उड़ाती थी वेस्ट की डायरेक्शन में, चाइना की ओर, वो डायरेक्शन जहाँ पर उसकी माँ की फैमिली की कब्रें हैं। खैर अब तो बहुत साल हो गए माँ के साथ में ये सब किए हुए। मुझे तो चाइनीज़ कैलेंडर के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैंने माँ से कहा कि आप बस आराम करो। माँ ने कहा कि उस पेपर मिनेजरी वाले बॉक्स को अपने पास में रखना और कभी कभी खोल के देख लेना, बस खोल के देख लेना। और इसके बाद वो दोबारा से खांसने लगी। मैंने माँ के कंधे पर झेपते हुए हाथ फेरा, ऑकवर्डली हाथ फेरा और कहा, ठीक है मॉम। हाँ जी मामा नीनूंगी। बेटा, माँ तुमसे प्यार करती है बेटा, मॉम लव्स यू। माँ के कहने पर दिमाग में वो सालों पुरानी यादें ताज़ा हो गईं जब माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा जब मैं AI बोलती हूँ ना तो मुझे यहाँ पे फ़ील होता है। अपने दिल पे पॉइंट करते हुए कहा था कि बेटा यहाँ पे फ़ील होता है मुझे। जब मैं ज़िद कर रहा था माँ से कि तुम इंग्लिश बोलो, चाइनीज़ मत बोलो, तब माँ ने ये समझाने की कोशिश की थी कि प्यार को जताने के लिए लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती, और जब मैं AI बोलती हूँ तो मेरे दिल में फ़ील होता है। तो वो वाली बात मुझे याद आ गई जब माँ ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने माँ से कहा, ठीक है अब आप बात करना बंद करिए। और फिर डैड आ गए। मैंने कहा कि मुझे अब एयरपोर्ट जाना होगा क्योंकि मैं अपनी फ़्लाइट को मिस नहीं करना चाहता। और जब मेरा प्लेन नेवाडा के आसपास था तब माँ की मौत हो गई। नेवाडा एक स्टेट का नाम है अमेरिका में, उसके ऊपर था मेरा प्लेन, तब माँ की मौत हो गई। माँ की मौत के बाद डैड बहुत जल्दी बूढ़े हो रहे थे। वो घर डैड के लिए बहुत बड़ा था और डैड ने उस घर को बेच दिया। अब मेरी एक गर्लफ्रेंड भी थी, सूजन और मैं, हम दोनों घर पर आए डैड की मदद करने के लिए। घर का सामान पैक करने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए हम लोग आए, और सूजन को सफाई करते हुए एटिक में एक जूतों का डब्बा मिला। वो डब्बा पेपर मिनेजरी का ही था, जो कि बहुत टाइम से एटिक में अंधेरे में पड़ा हुआ था। उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी और रैपिंग पेपर का जो पैटर्न था ना वो गायब हो गया था, कलर उसका उड़ गया था। सूजन ने कहा कि मैंने इस तरह की ओरिगेमी पहले कभी नहीं देखी, तुम्हारी माँ तो बहुत ही कमाल की आर्टिस्ट थी। वो कागज़ के बने हुए जानवर अब हिले नहीं थे, या ये भी हो सकता है कि माँ के मरने के बाद इन जानवरों का जादू ख़त्म हो गया हो, माँ के मरने के बाद इनका हिलना भी बंद हो गया हो। या हो सकता है कि मैंने इन जानवरों को सिर्फ इमेजिन किया हो कि ये जानवर ज़िंदा हैं। हाँ, बच्चों की मेमोरी पर कभी यकीन भी तो नहीं कर सकते। अपने आप को ही बोलता है जैक कि तब मैं बच्चा था और जो कुछ भी मेरी मेमोरी है ना, जो कुछ भी मैंने इमेजिन किया उसके ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि वो जानवर सच में ना हिलते हों, मैंने सिर्फ इमेजिन किया हो। बच्चा तो था मैं, तो मेरी इमेजिनेशन के ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। वो अप्रैल का पहला वीकेंड था। माँ की मौत को हुए 2 साल बीत गए थे। सूजन शहर से बाहर चली गई थी। वो एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, तो उसकी एक ट्रिप थी शहर से बाहर, उसी सिलसिले में वो गई थी। और मैं घर में ही था। बहुत आलस आ रहा था, एक के बाद एक टीवी के चैनल्स को मैं पलट रहा था, और फिर टीवी पर शार्क की डॉक्यूमेंट्री आई। मैंने चैनल पलटना बंद किया, शार्क की डॉक्यूमेंट्री को देखने लगा, और तभी मैंने अपने दिमाग में देखा कि माँ के वो हाथ जो टिन फॉइल को बना रहे थे, वो हाथ जिन्होंने मेरे लिए शार्क को बनाया था, टिन फॉइल को बनाया था, वो शार्क जिसे लाहू और मैं दोनों बनते हुए देख रहे थे। इसके बाद मुझे कागज़ के रगड़ने की आवाज़ आई। मैंने देखा कि फ्लोर के ऊपर एक रैपिंग बॉल पड़ी हुई है और फटा हुआ टेप भी है बुक शेल्फ के पास में। मैं गया उस रैपिंग बॉल को उठाने के लिए ताकि जगह साफ़ हो जाए, कचरा ना हो। उसको कचरे के डब्बे में फेंकने के लिए गया मैं, लेकिन जब मैं पेपर बॉल को उठाने के लिए गया तो वो शिफ्ट हो गई और उसने अपने आप को खोल दिया। जो पेपर मोड़ तोड़ करके बॉल बनी हुई थी वो खुल गया, और खुल के ना वो लाहू बन गया। लाहू जिसके बारे में मैंने बहुत टाइम से नहीं सोचा था। माँ ने ज़रूर लाहू को वापस से ठीक कर दिया होगा जब मैंने उससे खेलना बंद कर दिया था। याद है ना, मार्क ने बचपन में लाहू को फाड़ दिया था, उसकी बॉल बना दी थी फाड़ के। तो बोलता है कि माँ ने इसको ठीक कर दिया होगा, लेकिन मैंने खेलना बंद कर दिया था इससे। लाहू तो बहुत छोटा था, जितना मुझे याद था कि ये बड़ा है उतना बड़ा नहीं है। या हो सकता है कि तब मैं बहुत छोटा था। मैं छोटा था तो मुझे लाहू बहुत बड़ा दिखता था, मेरी मुट्ठियाँ बहुत छोटी थी, फिस्ट बहुत छोटी थी। तो हो सकता है जब मैं छोटा था तब मुझे बड़ा लगता हो। अब मैं देखता हूँ इसको तो इतना बड़ा नहीं है ये। सूसन ने पेपर एनिमल्स को हमारे अपार्टमेंट में रख दिया था डेकोरेशन के लिए, लेकिन शायद उसने लाहू को एक कोने में रख दिया होगा क्योंकि लाहू की कंडीशन बहुत ही ख़राब है। उसने लाहू को छोड़ के बाकी सभी को सजा दिया होगा अपार्टमेंट में। लाहू को इसलिए नहीं सजाया होगा क्योंकि इसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब हो गई है इसकी हालत। मैं फ्लोर के ऊपर नीचे बैठ गया और मैंने जब अपनी उंगली से लाहू को छुआ तो वह उछल गया।
मैं हंसने लगा और लाहू मेरे साथ में खेलने लगा। कैसे हो मेरे पुराने दोस्त? लाहू ने खेलना बंद कर दिया। वो खड़ा हुआ, कूद के मेरी गोद में आया और फिर अपने आप को अनफोल्ड करने लगा। जो कागज़ फोल्ड हुआ था, लाहू बना हुआ था, वो अनफोल्ड हुआ, खुल गया कागज़ और मेरी गोद में एक थोड़ा मुड़ा खुला हुआ रैपिंग पेपर था जिसकी प्लेन साइड ऊपर की ओर थी। उस कागज़ पर चाइनीज़ करैक्टर बने हुए थे। मैंने कभी चाइनीज़ लैंग्वेज को रीड करना नहीं सीखा, मुझे नहीं पता था कि चाइनीज़ को कैसे रीड करें, लेकिन मुझे चाइनीज़ में सन पढ़ना आता था और सन उस लेटर के सबसे ऊपर लिखा हुआ था। वहाँ पे लिखा हुआ था जहाँ पे किसी लेटर को एड्रेस किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि मुझे चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़नी नहीं आती, लेकिन सन पढ़ लिया मैंने लेटर के ऊपर लिखा हुआ, और सन उस लेटर पर लिखा हुआ था टॉप पे। इसका मतलब है कि ये लेटर मेरे लिए लिखा गया है और ये लेटर माँ ने अपनी गंदी सी बचकाना हैंडराइटिंग में लिखा था। मैं कंप्यूटर पर चेक करने के लिए गया कि इंटरनेट आ रहा है या नहीं आ रहा, और मैंने देखा कि आज तो किंगमिंग है। किंगमिंग वो फेस्टिवल होता है जिस दिन मरे हुए लोगों को याद किया जाता है। मैं उस लेटर को शहर में ले गया जहाँ पे चाइनीज़ टूर बसेस रुकती हैं। मैंने हर एक चाइनीज़ टूरिस्ट को रोका और उससे पूछा, नी नू नी जोनी माँ। मैंने पूछा कि क्या तुम ये चाइनीज़ पढ़ सकते हो? मैंने बहुत टाइम से चाइनीज़ नहीं बोली थी, तो मैं श्योर नहीं था कि जो मैं चाइनीज़ में टूरिस्ट से बोल रहा हूँ कि तुम ये लेटर पढ़ सकते हो, ये सही से बोल भी पा रहा हूँ या नहीं बोल पा रहा। बहुत टाइम हो गया यार चाइनीज़ बोले हुए मुझे। लेकिन आखिरकार एक जवान चाइनीज़ लड़की मेरी मदद करने के लिए तैयार हुई। हम दोनों एक बेंच के ऊपर बैठे और उसने वो माँ के लेटर को ज़ोर ज़ोर से पढ़ के मुझे सुनाया। जो लैंग्वेज मैं सालों से भुलाने की कोशिश कर रहा था वो वापस से आ गई और मैं महसूस कर रहा था कि कैसे वो लफ्ज़ मेरे अंदर घुल रहे हैं, मेरी स्किन से होते हुए अंदर जा रहे हैं, मेरी हड्डियों से होते हुए अंदर जा रहे हैं, और वो लफ्ज़ अंदर जाते जाते मेरे दिल तक पहुंच गए और मेरे दिल को निचोड़ के रख दिया उन लफ्ज़ों ने। मतलब वो ये बता रहा है कि जो लेटर में लिखी है ना बातें, वो मेरे दिल पे लगी जाके। दोस्तों, जो लेटर मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा ना, जो जैक की माँ ने लिखा है, बहुत इमोशनल है वो। जैक की माँ की एक एक बात आपके दिल को छू के रख देगी और आप सब लोग भी इमोशनल हो जाओगे। लेटर में ना जैक की माँ की कहानी पता लगेगी आपको कि जैक की माँ कहाँ से आई, कैसे आई यहाँ तक, उसके राज पता लगेंगे आपको। लेकिन लेटर में क्या लिखा हुआ है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा थर्ड पार्ट में। दोस्तों, एक बच्चा है मुदित, वो बोल रहा था कि सर जब आप अपनी अगली वीडियो बनाओ ना तो मेरा नाम ज़रूर लेना। तो मुदित, कैसे हो आप? उम्मीद है आप इस वीडियो को देख रहे होगे, आपका नाम मैंने ले लिया है। गॉड ब्लेस यू। अगर आपको द पेपर मेनेजरी की आगे की कहानी देखनी है तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो आ रही है इसके ऊपर आप क्लिक करो, आपको द पेपर मेनेजरी का थर्ड पार्ट मिल जाएगा। पूरी कहानी ख़त्म हो जाएगी आपकी थर्ड पार्ट में। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।